हेलो एवरीवन। तो विज्ञापन संख्या 51 बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। परीक्षा आपकी 19 तारीख को होनी है, 19 अगस्त को। ये तो आप जानते होंगे, नोटिस आ चुकी है और नोटिस आपने देख भी ली होगी। तो बात करते हैं कि 19 अगस्त को जो आपका पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से पेपर देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, कुल मिला के 200 नंबर की आपकी परीक्षा होनी है। यानी कि आपका जो पेपर होगा ये 200 पूर्णांक का होगा, मैक्सिमम मार्क 200। और इसमें जो आपके 60 नंबर यानी कि जो 30 प्रश्न हैं ये होंगे जीएस से, और बाकी के जो 70 प्रश्न हैं यानी कि कुल 140 नंबर के ये प्रश्न होंगे, और ये होंगे आपके सब्जेक्ट से यानी कि एजुकेशन से। ठीक है, तो कुल मिला के 200 अंकों की परीक्षा होनी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जो इंटरव्यू होगा ये 30 नंबर का होगा। फाइनल मेरिट आपकी बनेगी 230 पर। अब दोस्तों बात करें, ये जो 60 नंबर है आपका, जो 30 प्रश्न हैं, तो इसके लिए सिलेबस ये डिक्लेयर कर दिया गया है। यूनिट 1 यूनिट 2 कुल मिला के कितने यूनिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर कुल 6 यूनिट हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कुल मिला के 6 यूनिट हैं। 6 यूनिट से कितने प्रश्न हो रहे हैं, 30 प्रश्न हो रहे हैं। यानी कि पर यूनिट लगभग 5 प्रश्न। लगभग क्योंकि जो प्रश्न होते हैं कभी कभी कम हो जाते हैं किसी टॉपिक से, किसी टॉपिक से ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो बात करते हैं। सबसे पहले जो पहला यूनिट है करंट अफेयर, इसकी पीडीएफ की लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप पेड ग्रुप में आ रहे हैं तो पेड ग्रुप में ये आपको फ्री में मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आपको पे करना पड़ेगा। तो पेड ग्रुप ज्वाइन करना ये आपके लिए सरल रहेगा, क्योंकि इसमें आपको आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये कवर करवा दिया जाएगा। सारी पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में ही जाएगी। ठीक है, तो करंट अफेयर में जितने भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं हम लास्ट 1 ईयर तक कवर करेंगे, बहुत ही तीव्र गति से लास्ट 1 ईयर। और जहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, और साथ ही साथ जो अभी विगत परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो करंट पूछा गया था, जिस टॉपिक से पूछा गया था, उसको भी हम कवर करेंगे। यूनिट 2 है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर भले ही केवल 4 ही सेक्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा है। हालांकि कुल मिला के 1.5 से 2 घंटे लगता है इसको पढ़ने में। तीसरा यूनिट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT है। तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। ICT में बेसिकली ये देखना पड़ता है कि जो कंप्यूटर का विकास हुआ है और वर्तमान में कंप्यूटर जिस हालत में है, तो वो जो एक है ना आपका क्रोनोलॉजी, वो देखना पड़ेगा। प्लस ये भी कि जो इसके पार्ट होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कुछ। जैसे कि होता है ना, जैसे HTTPS हो गया, इसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसके जो जनक कौन है, इस तरीके के प्रश्न होते हैं, सब आपको करवाए जाएंगे। पीपुल एंड एनवायरनमेंट, ये आपका चौथा यूनिट है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। इसमें ज़्यादातर जैसे कि जितने भी आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं, रामसर साइट्स हैं, और जो भी प्रमुख आंदोलन चलाए गए हैं, जो भी प्रदूषण के लिए एक्ट बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें हमको इसमें कवर करनी है, और ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये एक में ही दे दिया गया है। तो मतलब इंडियन हिस्ट्री से मान चलिए कि अधिक से अधिक 3 प्रश्न, ज्योग्राफी से अधिक 3 प्रश्न। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये प्रश्न जो होते हैं ये 4 से 5 तक पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा, लेकिन कवर तो हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर है, इसको देखेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट देखेंगे 1857 से लेकर 1950 तक। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम एंड इंडियन ज्योग्राफी, ये 4 चीज़ें हैं। और फिर आता है आपका भारतीय संविधान एंड इकोनॉमी। भारतीय संविधान में तो भारतीय संविधान का जो विकास होता है उसको देखेंगे, और इसके बाद जो आपका भारतीय संविधान है उसमें कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, और कितनी इसकी अनुसूचियां हैं, बेसिकली उनको देखेंगे, और किस अनुसूची में क्या दिया गया है, किस भाग में क्या है, उसको पढ़ेंगे। और इकोनॉमी में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट,
बेसिकली करंट अफेयर में ही ये जो टॉपिक होते हैं आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो मतलब डेटा होता है उसी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें से डी और ई ये जो टॉपिक हैं ये आपको कवर करना पड़ेगा करंट अफेयर के थ्रू, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया। रही बात, अब बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। तो ये मैं आपको दे दूंगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ क्लासेस भी आपकी हो जाएंगी, ठीक है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ये आपका सिलेबस है। शिक्षण एवं शोध आवृत्ति, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये डिटेल में दिया गया है, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लगभग 15 पेज में कवर होगा। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही शार्ट में, बहुत ही कम समय में जो चीज़ें पढ़नी हैं सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो शिक्षण और शोध आवृत्ति और डेटा, तो इसे क्या क्या पढ़ना है आपको। शिक्षण में शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है, आवश्यकताएं, विधियाँ, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये चीज़ें हो गई। शोध यानी कि रिसर्च में क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड मेथड, डेटा में सोर्स कलेक्शन एंड एनालिसिस, रोल ऑफ यूजीसी इन क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समराइज वे में देखते हैं कि शिक्षण एवं शोध आवृत्ति, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इस वे में अरेंज की हैं कि अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से भी पढ़ रहे हैं तो भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। जैसे कि टीचिंग क्या है, पहले तो यही समझना पड़ेगा कि टीचिंग क्या है। सरल शब्दों में, शिक्षण केवल पाठ में, कक्षा में पाठ पढ़ाना नहीं है। तो टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा क्लास में जाता है, वहाँ पाठ पढ़ के आता है, बस यही टीचिंग है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र के व्यवहार में, ज्ञान में और कौशल में पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक बदलाव लाता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो शिक्षण में दो चीज़ें होती थीं, केवल गुरु होते थे और शिष्य होते थे। यानी कि यहाँ पर जो प्रक्रिया थी ये 2 डायमेंशनल होती थी, द्विआयामी होती थी, ठीक है, 2 डायमेंशनल। लेकिन आगे चलकर इसमें एक नई चीज़ शामिल हो गई थी, पाठ्यक्रम, सिलेबस। और फिर जॉन डेवी जैसे जो शैक्षिक दार्शनिक हैं उन्होंने इसे कहा 3 डायमेंशनल प्रोसेस, और इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों को ऐड किया। स्किनर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, स्किनर का जो पुनर्वलन का नियम है। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री हैं BF स्किनर, उनके अनुसार शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो छात्र को सही काम करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरित मतलब रीइंफोर्समेंट, ओके। शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, तो शिक्षण में औपचारिक, औपचारिक का मतलब स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक जो कि घर बाहर रहकर हम सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम घर में भी सीखते हैं, कुछ चीज़ें अपने दोस्तों से, लोगों से सीखते हैं, यह अनौपचारिक शिक्षा होगी, इनफॉर्मल। और एक होता है गैर औपचारिक। गैर औपचारिक मतलब दूरस्थ शिक्षा। तीनों रूप इसमें शामिल होते हैं। इसमें समस्या के मूल कारण को ढूंढना, यानी कि निदानात्मक पक्ष, डायग्नोज करना समस्या क्या है, और उसका सही समाधान करना, यानी कि यहाँ पर उपचारात्मक पक्ष भी शामिल होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई इसमें। और शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। देखो दोस्तों, शिक्षण का जो अंतिम लक्ष्य है ये केवल परीक्षा पास करवाना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास को बढ़ाना है। और आत्मविश्वास आपका तभी बढ़ेगा जब चीज़ें आप सीख लेंगे। जैसे कि आपको साइकिल चलानी नहीं आती है तो आपका आत्मविश्वास उस समय नहीं होगा। अगर आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आत्मविश्वास को बढ़ाना, संवेदनशीलता को जगाना और उसके भीतर छिपी क्षमताओं का पूर्ण विकास करना। आपके अंदर साइकिल चलाने की क्षमता है, लेकिन अगर आप नहीं सीखेंगे तो उसका विकास नहीं होगा। इसके 2 मॉडल हैं। पहला मॉडल ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्लूम का नाम याद रखिएगा। इन्होंने 3H का सिद्धांत दिया है। 3H सिद्धांत किसने दिया है, ब्लूम ने दिया है। कब दिया है, 1956 में। क्या है ये 3H, तो पहला H है हेड, दूसरा H है हार्ट, और तीसरा जो है वो है हैंड। यानी कि हेड का मतलब हो गया दिमाग, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव। तो दोस्तों इसमें 6 चरण होते हैं। ज्ञान यानी कि याद रखना,
बोध यानी कि समझना, उपयोग लागू करना, विश्लेषण टुकड़ों में तोड़ना, संश्लेषण जोड़ना, मूल्यांकन जांचना। ये होता है कॉग्निटिव साइड, ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष। इसके बाद आता है दोस्तों हर्ट यानी कि भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव, दिल, भावनाओं और रुचियों से जुड़ा हुआ। इसके चरणों में आग्रहण यानी कि सुनना, प्रतिक्रिया देना, आकलन करना और व्यवस्थित करना शामिल है। नेक्स्ट है हैंड यानी कि क्रियात्मक मनोसंचालित पक्ष, साइकोमोटर, हाथों की सुरक्षा और शारीरिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ, जैसे कोई कौशल या क्राफ्ट सीखना, कोई स्किल डेवलपमेंट। और इसके चरणों में प्रतिरूपता यानी कि नकल, परिशुद्धता और अस्पष्ट अभिव्यक्ति शामिल है। तो ये हो गया ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसमें 3H हैं, हेड, हर्ट और हैंड, और इससे जुड़ी हुई चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर गैगने और ब्रिक्स का निर्देशात्मक डिजाइन, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि दिया गया है गैगने और ब्रिक्स के द्वारा। तो 1 से 3 तक जो पहला चरण होगा, 1 से 3 तक, इसमें है ध्यान आकर्षित करना, उद्देश्य बताना, पूर्व ज्ञान को याद दिलाना, ठीक है। पहला है ध्यान आकर्षित करना, दूसरा है उद्देश्य बताना, तीसरा है पूर्व ज्ञान को याद दिलाना। मतलब छात्रों का मन पढ़ाई में लगाना और पुरानी सीखी बातों से नए पाठ को जोड़ना, ठीक है। 4 और 5 में क्या है, सामग्री प्रस्तुत करना, ये चौथे में दिया गया है। और 5वें में क्या है, गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन, नया पाठ या विषय सरल तरीके से समझाना और छात्रों को गाइड करना। यहाँ पर देखिए 6 से 7 के बीच में क्या है, प्रदर्शन को प्रेरित करना, फीडबैक देना, यानी कि छात्रों से खुद काम करवाना और बताना कि उन्होंने कितना सही किया, ये होता है आपका फीडबैक। और 8 और 9 इसमें क्या है, 8 में है प्रदर्शन का आकलन यानी कि मूल्यांकन, प्रतिधारण और स्थानांतरण यानी कि परीक्षा या टेस्ट लेना और यह सुनिश्चित करना कि छात्र इस ज्ञान को असल जिंदगी में उपयोग कर सकें। ओके, सारी बातें क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका शिक्षण की प्रमुख विधियां, टीचिंग मेथड। तो देखो इसमें क्या होता है, एक तो होता है आपका व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। आप जानते हैं इसमें शिक्षक जो होता है भाषण देता है और छात्र चुपचाप सुनते हैं। यह बड़ी कक्षाओं के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें छात्र पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। बाल केंद्रित और वैज्ञानिक विधियां यानी कि करके सीखना, ठीक है। ये क्या है, इसमें एक होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि इसमें छात्र को सीधे उत्तर नहीं बताया जाता, बल्कि उसे एक खोजकर्ता बनाकर खुद ज्ञान ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इस विधि के जनक हैं H.E. आर्मस्ट्रांग, इसको रट के रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगमन विधि जनक अरस्तु हैं और इसमें पहले कई उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनके आधार पर एक सामान्य नियम बनाया जाता है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें ज्ञान अस्थायी होता है, जैसे कि आप अंततः कई सारे एग्जाम्पल देंगे कि गधा जो है हंस नहीं सकता, शेर हंस नहीं सकता, भैंस हंस नहीं सकती। तो फिर अंतिम में हम निष्कर्ष कर लेंगे कि पशु हंस नहीं सकते हैं, उसको जनरलाइज कर लेंगे। एक होता है दोस्तों निगमन विधि। इसमें क्या होता है कि यह आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें पहले नियम रटा दिया जाता है, फिर उसकी जांच की जाती है। जैसे कि आपने न्यूटन का पहला नियम जो कि जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का नियम आपको पहले पढ़ाया जाता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो बस एक नियम हो गया, फिर उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका डिडक्टिव मेथड। एक होता है आपका प्रोजेक्ट मेथड, इसके जनक हैं W.H. किलपैट्रिक, ठीक है। W.H. किलपैट्रिक ये जॉन डेवी के शिष्य हैं। यह पूरी तरह करके सीखने और व्यवहारिक जीवन पर आधारित है, जिसमें छात्र किसी प्रोजेक्ट को खुद पूरा करते हैं, ठीक है। आधुनिक और स्व अध्ययन विधियां, तो इसमें एक होता है प्रोग्राम्ड लर्निंग, जनक B.F. स्किनर हैं। इसमें पूरी पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रेम्स में बांट दिया जाता है। छात्र बिना शिक्षक की मदद के अपनी गति से सीखता है और तुरंत अपनी जांच, फीडबैक खुद करता है। 3 प्रकार की होती है प्रोग्राम लर्निंग, 3 प्रकार की होती है। रेखीय जनक स्किनर हैं, साखी जर्मन और इसके जो जनक हैं वो नॉर्मन क्राउडर हैं, और एक होता है अवरोही, इसके जनक थॉमस गिलबर्ट हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, ठीक है। मूल्यांकन का अर्थ केवल छात्र को अंक या ग्रेड देना नहीं है,
यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह जांचा जाता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया। हमने जो पढ़ाया सामने वाले ने कितना जाना, कितना सीखा। इसमें विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षण पद्धति की भी परीक्षा होती है। तो मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी होती है, निरंतरता। दूसरी है वस्तुनिष्ठता, बिना भेदभाव के। तीसरी विश्वसनीयता। चौथी वैधता। और पांचवी व्यवहारिकता। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मूल्यांकन के प्रकार सरल शब्दों में, एक होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यह पढ़ाई के दौरान लगातार होता रहता है, जैसे क्लास टेस्ट या सवाल जवाब, ताकि कमियों को तुरंत सुधारा जा सके। दूसरा होता है समेटिव इवैल्यूएशन। यह कोर्स या साल के अंत में होता है, जैसे वार्षिक परीक्षा। जो वार्षिक परीक्षा होती है या अर्धवार्षिक होती है, यह समेटिव इवैल्यूएशन है। और एक होता है निदानात्मक या उपचारात्मक मूल्यांकन, मतलब कि छात्र की कमजोरी या पढ़ाई में आ रही दिक्कतों के कारणों का पता लगाना, उसका निदानात्मक। और फिर उपचारात्मक, रेमेडियल, मतलब दूर करने के लिए विशेष कक्षाएं चलाना। और दोस्तों बात करें अब शोध के बारे में। शोध यानी कि रिसर्च। तो शिक्षण के साथ साथ उच्च शिक्षा में रिसर्च का बहुत महत्व है। शोध का सरल अर्थ कहा जाता है कि किसी पुराने ज्ञान का पुनर्परीक्षण करना या नए तथ्यों की वैज्ञानिक खोज करना। डेटा क्या होता है? शोध कार्य के लिए जो जानकारियां जुटाई जाती हैं उन्हें कहते हैं डेटा। दो प्रकार के होते हैं डेटा। एक होता है प्राइमरी डेटा, जो शोधकर्ता खुद पहली बार इकट्ठा करता है, जैसे कि इंटरव्यू होगा, सर्वे हो गया, कोई प्रयोग हो गया। और एक होता है सेकेंडरी डेटा, जो पहले से प्रकाशित सामग्री से लिया जाता है, जैसे कि किताबें, सरकारी रिपोर्ट या इंटरनेट। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं उच्च शिक्षा में यूजीसी की भूमिका। तो ये चीज़ें मैं आपको अगली कक्षा में डिटेल में पढ़ा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर अगर आप इन तथ्यों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मतलब इन डेप्थ, तो मैं आपको थोड़ा एक डिटेल वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और आप यहाँ पर क्लिक करके भी ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।